अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवे जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, आज डेट है 23 जून 2021। आज फिर हमें हिस्ट्री पढ़नी है और जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, उसी का हमें आज टॉपिक पढ़ना, उसी का एक मौजू है सामने चैलेंज। कल हमने जो बात की थी डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पे बात की थी हमने, उसमें हमने देखा कि लास्ट पे जो हमने पढ़ा कि आखिरकार डच वालों ने जो राइट टू कल्टीवेशन था, राइट टू कल्टीवेशन जो था जावा वालों का, वो उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया, या हम ये कह सकते हैं उनसे राइट टू कल्टीवेशन का हक छीना गया था अंडर फॉरेस्ट रूल्स। तो इसके बाद साइमन चैलेंज। साइमन एक बंदा था, इसका पूरा नाम था सोरेंटिको साइमन। क्या नाम था? सोरेंटिको साइमन। और ये कहां था? रैंडोम लेटोंग विलेज। ये एक फॉरेस्ट विलेज है। फॉरेस्ट विलेज इन इंडोनेशिया, यानी कि रैंडोम लेटोंग विलेज जो है ये एक फॉरेस्ट विलेज है, यानी कि जंगलात के नजदीक ये गांव है। कहां पे? इंडोनेशिया में। वहां का एक बंदा था जिसका नाम था सोरेंटिको साइमन। इसलिए इसने एक चैलेंज दिया, जो ओनरशिप इख्तियार की कर रखी थी डच वालों ने। डच वालों ने जंगलात के मालिकान बन गए थे डच वाले, तो उनको इस बंदे ने एक चैलेंज किया। चैलेंज क्या था? कौन सा फॉरेस्ट विलेज था? टीक फॉरेस्ट विलेज था, यानी कि इस गांव में ज्यादातर टीक के पौधे, टीक के दरख्त लगाए गए थे। इस साइमन ने डच वालों को, जो इन जंगलात के मालिकान बन गए थे, इंडोनेशिया के जंगलात के मालिक बन गए थे, जिन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां कायम किया था और वहां जंगलात का कंट्रोल कर रहे थे अपने कवानीन के जरिए, इस साइमन ने इन जंगलात वालों, इन डच वालों को के सामने एक चैलेंज रखा। चैलेंज क्या था? began questioning state ownership of the forest. Questioned state ownership of forests, यानी कि डच वाले जो इन जंगलात के मालिक बन गए थे, इसने इन मालिकान हुकूक पे सवालिया निशान पैदा किया कि ये जंगल हमारे हैं, आप इन जंगलात के मालिकान नहीं बन सकते हो। इसने आर्ग्यू किया, इसने एक दलील पेश की कि ये जो स्टेट है, ये जो डच वालों की हुक्मरानी है, इन डच वालों ने नॉट क्रिएटेड विंड, यानी कि डच वालों ने हवा पैदा नहीं की है। डच वालों ने हवा पैदा नहीं की है। इसके अलावा इन्होंने पानी पैदा नहीं किया है, इन्होंने जमीन पैदा नहीं किया है, इन्होंने जंगलात या वुड पैदा नहीं की है। दीज आर ऑल नेचुरल, इसलिए ये इन चीजों के मालिकान नहीं बन सकते हैं। यानी कि हमने कल पढ़ा था कि सिर्फ लोगों का ही नहीं, अब टेरिटरी को, इलाके को भी कंट्रोल करना था। और जो फॉरेस्ट कवानीन के जरिए, फॉरेस्ट सर्विस के जरिए डच वालों ने किया था, लेकिन इन्हीं कवानीन को, ये जो इनके ये मालिकाना हुकूक थे डच वालों के, जिन्होंने इन फॉरेस्ट पे कब्जा किया था, फॉरेस्ट कवानीन बनाए थे अपने हक में, उनको लेके इस बंदे ने, सामने ने चैलेंज किया कि नहीं डच वालों ने हवा बनाई है, नहीं इन्होंने पानी बनाया, नहीं इन्होंने जमीन बनाई, नहीं इन्होंने जंगलात बनाए, इसलिए ये इनके मालिक नहीं बन सकते हैं। जो ही इसने ये चैलेंज दिया, जो ही इसने ये क्वेश्चन सबके सामने रखा, इसने लोगों को तरह तरह से समझाया कि ये लोग इन चीजों के मालिकान, इन चीजों के हुक्मरान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये कुदरती वसाइल है। इससे क्या हुआ? एक तहरीक चली, मोमेंट सेपरेट, एक तहरीक चली इन चीजों के लेके, यानी कि अब डच वालों के खिलाफ एक तहरीक चली
यानी कि सच में ये चीजें डच वालों ने, हॉलैंड वालों ने वहां पे नहीं बनाई है, ये कुदरती वसाइल है, ये इनके मालिकान नहीं बन सकते। और लोगों ने एक तहरीक स्टार्ट की और जिसका बानी कौन था? सामिन इसका बानी था। और ये जब ये तहरीक चली डच वालों के खिलाफ, इस तहरीक में जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो था किसका? सामिन सन इन लॉ, जिसको हम दामाद कहते हैं उर्दू में, जिसको हम दामाद कहते हैं उर्दू में। इसी सन इन लॉ जो सामिन का था, उसी ने इस तहरीक को ऑर्गेनाइज किया, इसी ने इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया डच के खिलाफ, अगेंस्ट डच, अगेंस्ट डच। तो ये तहरीक बहुत मशहूर हुई, कहा जाता है कि ये तहरीक बहुत मशहूर हुई। और सामिन ने यह काम कब शुरू किया था? 1890s में, 1890s में। और माना जाता है अप टू 1907, बाय 1907 almost 3000 families were involved in this moment। यानी कि इस तारीख में जो साइमन ने स्टार्ट की थी, जो साइमन ने एक चैलेंज दिया था डच वालों को, इसमें तकरीबन 3000 खानदान शामिल हुए थे। यानी कि बहुत कम उर्से में, 17 या 18 साल के उर्से में ये तहरीक, एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो गई थी। और लोगों ने तरह तरह के तरीकों से ये जो डच वाले थे वहां पे, हॉलैंड वाले हुकूमत कर रहे थे, इनके जो कवानीन के खिलाफ बहुत तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए, इनके खिलाफ उन्होंने बगावत स्टार्ट की, इनके खिलाफ एहतजाज किया, इन कवानीन के खिलाफ बहुत सारे किस्मों की हड़ताल इन्होंने की। कहा जाता है जब डच वाले सर्वे के लिए जाते थे, जब डच वाले लोगों की जमीनों के में सर्वे के लिए जाते थे, ये डच वाले लेड डाउन ऑन देयर लैंड्स, लेड डाउन ऑन देयर लैंड्स, ये एज अ फार्मा प्रोटेस्ट अपने जमीनों पर लेट जाते थे। यानी कि वो इन्हें सर्वे करने नहीं देते थे, एज अ फार्मा। लेकिन प्रोटेस्ट का एक तरीके का इन्होंने ये भी लिया था कि ये अपने जमीनों पे लेट जाते थे, यानी कि सर्वे करने नहीं देते थे। इसके अलावा इन्होंने किस किस्म का प्रोटेस्ट किया? दे रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस, दे रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस, ये भी एक किस्म का प्रोटेस्ट था। और फाइनस, ये फाइन भी आप नहीं देते थे। और परफॉर्म लेबर वर्क, और परफॉर्म लेबर वर्क, यानी कि इन्हें जो भी तरीका ठीक लगा प्रोटेस्ट करने का, वो सब तरीके इन्होंने इख्तियार किए, प्रोटेस्ट किए। किनके खिलाफ? जो मालिकाना हुकूक डच वालों ने हासिल किए थे, चाहे ये जंगलात थे, चाहे ये जमीन थी इंडोनेशिया की, इस गांव की, चाहे या किसी पानी था, जमीन थी, जंगलात थे, या किसी किस्म के जो मालिकाना हुकूक थे, इन किसी भी तरह के जो जायदाद थी ये इंडोनेशिया वालों की वहां पे, उन सब के खिलाफ इंडोनेशिया के लोगों ने, खासकर इस साइमन के गांव वालों ने, क्योंकि इसका बानी भी साइमन था, इसने अपने लोगों को समझाया। बाद में इन्होंने ये जो मालिकाना हुकूक थे डच वालों के, मुख्तलिफ चीज़ों पे, कुदरती वसाइल पे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए। और ये प्रोटेस्ट तरह तरह के तरीकों से इन्होंने किए। तो इसी के साथ जो आज का मौजू था वो इख्तिताम पजीर हुआ। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। बाकी वसल्लम।